हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप लोगों के जो मैंने मॉडल पेपर सॉल्व करवाया था उस पे आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि मैम फुल वीडियो लाई है जिसमें कि आपने पूरे अच्छे तरीके से समझाया हो। तो आज मैं वो वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। आज आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊँगी और जो भी क्वेश्चन होता है वो मॉडल पेपर से ही आता है। तो आप लोग अगर मॉडल पेपर को रट लेते हो, अच्छे से देख लेते हो, तो क्वेश्चन जो होता है वो मॉडल पेपर से ही आता है। तो मैं आज ये सॉल्व करवाने वाली हूँ 2019 का ये क्वेश्चन पेपर है जो कि मिडवाइफरी का है और एनम सेकेंड ईयर का है। तो अगर आप लोग एनम सेकेंड ईयर में हो तो आप लोग के लिए वीडियो बेस्ट रहने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आया था सॉल्व टाइप में। 5 नंबर का जो क्वेश्चन आया था वो ये है कि यूट्रस के बारे में बताना है। यूट्रस जिसको हम गर्भाशय कहते हैं। तो इसके बारे में आप लोगों को लिखने के लिए सबसे पहले आपको हेडिंग डालना होगा गर्भाशय। तो यूट्रस जो होता है गर्भाशय पेल्विक कैविटी में पाया जाने वाला हैलो खोखला मस्कुलर अंग होता है। ये जो गर्भाशय होता है ये पेल्विक कैविटी में पाया जाता है और ये खोखला अंग होता है। आप लोग ऐसा भी यूट्रस लोकेशन डाल के हेडिंग फिर उसके अंदर इसको लिख सकते हैं। अब इसके आकार की बात करें, आप लोग को हेडिंग डालना है आकार। जैसे कि आप जितना ही हेडिंग डालते हैं क्वेश्चन पेपर में, हेडिंग के अंदर जितने भी चीज़ें होती हैं उसको लिखते हैं तो उससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और एक तरीके से ऐसे लिखते जाएंगे तो उससे ज़्यादा अच्छा नंबर नहीं स्कोर होता है। तो हेडिंग टू हेडिंग अगर आप लिखेंगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिलता है। अब इसके आकार की बात करें तो इसका जो आकार होता है वो नाशपाती के आकार का होता है। इस पर आपको अंडरलाइन करना है कि नाशपाती के आकार का होता है। एडल्ट फीमेल में यूट्रस की जो लंबाई होती है वो 3 इंच होती है या फिर हम कहें 7.5 सेंटीमीटर। इंच की बात करें तो 3 इंच होती है और सेंटीमीटर में 7.5 सेंटीमीटर होती है। और चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई 2 इंच होती है, 5 सेंटीमीटर होती है। तथा मोटाई जो होती है वो 1 इंच होती है तथा सेंटीमीटर में 2.5 सेंटीमीटर होती है। तो 3 गुणे 2 गुणे 1 लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 3 2 1 के रेशियो में ये रहता है। सामान्य अवस्था में इसका जो वजन होता है वो 50 से 60 ग्राम होता है। लेकिन जब यही प्रेगनेंसी होती है तो टर्म के दौरान क्या होता है कि 900 से 1000 ग्राम तक हो जाता है वजन। जो यूट्रस होता है उसमें बेबी आ जाता है, प्लेसेंटा आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। तो उसकी वजह से 900 से 1000 ग्राम इसका 50 से 60 ग्राम पहले स्टार्टिंग में रहता है लेकिन बाद में 900 से 1000 ग्राम हो जाता है। ये जो होता है यूरिनरी ब्लैडर के पीछे रेक्टम के आगे स्थित होता है। यूरिनरी ब्लैडर के पीछे तथा रेक्टम के आगे स्थित होता है। इसके पार्ट्स की बात करें तो जो यूट्रस का पार्ट होता है वो 3 पार्ट होते हैं। एक फंडस होता है तथा दूसरा काय तथा बॉडी होता है। अच्छा, फंडस जो होता है वो यूट्रस की ऊपरी परत जो होती है, चौड़ाई डोम शेप्ड भाग जो होता है वो फंडस कहलाता है। इस सब के बारे में यूट्रस को मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया है। अगर आपको नहीं अच्छे तरीके से इस तरीके से समझ में आ रहा है तो आप फुल वीडियो देख सकते हैं। काय तथा बॉडी जो होता है यह यूट्रस का प्रमुख भाग होता है। नीचे की ओर यह भाग सकरा होता है। इसका निचला तथा सबसे सकरा भाग जो होता है वो इंटरनल ओस कहलाता है। सर्विक्स जो होता है इसे नेक ऑफ द यूट्रस भी कहते हैं। इसकी आकृति जो की बात करें तो वो सिलेंड्रिकल होती है। यूट्रस में 3 परतें पाई जाती हैं, एक पेरीमेट्रियम, एक मायोमेट्रियम, एक एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम या यूट्रस की जो होती है सबसे बाहरी परत होती है और मायोमेट्रियम जो होती है वो यूट्रस की बिचली परत होती है। बीच वाली परत को हम मायोमेट्रियम कहते हैं तथा जो एंडोमेट्रियम होती है वो सबसे बाहरी परत होती है। बस इतना आप लोग लिख देंगे, हो जाएगा। ये यूट्रस खत्म हुआ। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या होता है, 1 सेकेंड। तो प्लेसेंटा जो होता है वो गर्भावस्था में पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण अंग होता है। प्लेसेंटा को ऐसे लिखेंगे कि यह गर्भावस्था में पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण अंग होता है जो डेवलपिंग फीटस को माता की यूट्राइन वाल्व से जोड़ता है। यह माता के ब्लड से फीटस द्वारा पोषक पदार्थ लेने तथा गैसों के आदान प्रदान तथा माता के जो ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको निकालने में जो फीटस होता है मतलब भ्रूण होता है उसकी सहायता करता है। प्लेसेंटा जो होता है यूट्राइन वाल्व से कनेक्ट रहता है या अटैच रहता है तथा अम्लाइकल कॉर्ड के द्वारा ही फीटस और माता के मध्य संपर्क स्थापित करता है। इसकी बहुत अच्छी वीडियो प्लेसेंटा की पढ़ चुकी है, तो आपको डिटेल में पढ़ना है तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं।
मैं आपको उतना बताऊंगी जितना कि इस 5 नंबर में आपको लिखना है। डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा, तो प्लेसेंटा का विकास जो होता है वो भ्रूण एवं माता दोनों से मिलकर होता है, परंतु इसका जो प्रमुख अंग होता है वो फीटल का ही होता है, मतलब फीटस से ही ज़्यादा ही बनता है, प्रमुख अंग इसका फीटस का होता है। अब इसकी बात करें कि सर्कुलेशन, मतलब सर्कुलेशन भी प्लेसेंटा के थ्रू ही होता है। इसका हम आप हेडिंग डालेंगे कि फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा के जो गर्भावस्था के दौरान पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण अंग होता है। इसके द्वारा अन्य कार्य किए जाते हैं, जैसे कि रिस्पायरेटरी फंक्शन, न्यूट्रेटिव फंक्शन, एक्सक्रीटरी फंक्शन, प्रोटेक्टिव फंक्शन, हार्मोन का उत्पादन करना। इसको हिंदी में बताएं तो स्तन संबंधी कार्य को स्थापित करना, पोषण संबंधी कार्य स्थापित करना, उत्सर्जी संबंधी कार्य स्थापित करना, फिर सुरक्षा प्रदान करना, हार्मोन्स का उत्पादन करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करना, और ये सब इसके कार्य होते हैं। तो आपको इतना लिख देना है प्लेसेंटा में। अब नेक्स्ट पार्ट है कि स्टेज ऑफ लेबर, प्रसव की अवस्थाएं। अब उसको हम देखते हैं कि प्रसव, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो प्रसव की अवस्थाएं। तो जो प्रसव होता है, प्रसव की कुल 4 अवस्थाएं पाई जाती हैं। एक फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ के नाम से इनको जानते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेज होता है उसको जानते हैं कि इसे सर्वाइकल स्टेज या डायलेटिंग स्टेज के नाम से भी जाना जाता है। यह अवस्था जो होती है, यह अवस्था वास्तविक प्रसव पीड़ा, जिसको हम ट्रू लेबर पेन से प्रारंभ होने के साथ ही शुरू होती है, तथा सर्विक्स के पूरे डायलेशन के साथ, जिसमें कि 10 सेंटीमीटर सर्विक्स का डायलेशन होता है, होने के साथ ही ये समाप्त हो जाती है। इसको आपको इतना ही लिखना है। और फर्स्ट स्टेज में अगर और आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि इसमें लेटेंट फेज, एक्टिव फेज और ट्रांजिशन फेज भी रहता है। फर्स्ट स्टेज में जैसे कि बात करें कि इसमें भी एक्टिव फेज जो होता है, ये सबको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। पहले तो आपको यही सब लिख देना है कि स्टेजेस आप लिखेंगे उतने में ही 5 नंबर आपको मिल जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं कि सेकेंड स्टेज की। ठीक है, तो जो सेकेंड स्टेज होता है वो 10 सेंटीमीटर डायलेशन के साथ ही स्टार्ट होता है, और बेबी जब आउट हो जाता है, बेबी की डिलीवरी हो जाती है, वहाँ तक इसका स्टेज रहता है सेकेंड स्टेज का। और जो थर्ड स्टेज होता है, थर्ड स्टेज में क्या होता है कि प्लेसेंटा आउट होता है, प्लेसेंटा आउट होता है। और फोर्थ स्टेज में एग्जामिनेशन के लिए 1 घंटे तक जो डिलीवरी रूम होता है वहाँ पर माता को सुलाया जाता है, लेटाया जाता है, मतलब वहीं पर रखा जाता है, जैसे कि कुछ ब्लीडिंग हो रही है या PPH की कंडीशन बन जाए, इन सबको देखने के लिए, ऑब्जर्वेशन करने के लिए रखा जाता है। तो फोर्थ स्टेज में अच्छा बात करें अगर सेकेंड स्टेज में क्या क्या साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, तो सर्विक्स का पूर्ण रूप से विस्तारण हो जाता है, प्रसव पीड़ा स्टार्ट रहता है, गर्भाशय संकुचन होता है, गर्भस्थ शिशु के नीचे की ओर खिसकना स्टार्ट हो जाता है, इसमें झिल्लियां फटती हैं, कोमल ऊतकों का विस्थापन होता है तथा योनि से होकर गर्भ प्रस्तुति अंग का दिखाई देना तथा गुदा का फैलना और चौड़ा हो जाना होता है। महिला में होने वाले बहुत सारे परिवर्तन जैसे गर्भस्थ शिशु बाहर आ जाता है, ये सब चीज़ें होती हैं सेकेंड स्टेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तनपान एवं इसकी क्या महत्व होते हैं। तो देखो, ब्रेस्ट फीडिंग ये बेसिकली ये तो एनम फर्स्ट ईयर के सिलेबस से दिया गया है, जिसमें कि चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में ये स्तनपान है, तो फर्स्ट ईयर में है, लेकिन इसमें भी आ जाता है क्वेश्चन, तो इसमें भी आपको पढ़ना है। तो जो ब्रेस्ट फीडिंग होता है, ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब होता है माता द्वारा माँ का दूध जो होता है नवजात शिशु के लिए एक सर्वोत्तम आहार होता है। स्तनपान न केवल नवजात को न्यूट्रिशनल नीड की पूर्ति करता है, बल्कि माता एवं नवजात के बीच में एक भावनात्मक लगाव भी उत्पन्न करता है। जन्म के बाद प्रथम 6 महीने तक माँ का दूध शिशु के लिए जैसे कि वृद्धि और विकास के लिए पर्याप्त होता है। अतः इस अवधि के दौरान शिशु को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवानी चाहिए, अर्थात इस अवधि के दौरान शिशु को केवल माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग को हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के नाम से भी जानते हैं। और उसके अलावा कुछ नहीं देना चाहिए, यहाँ तक पानी भी नहीं देना चाहिए। जैसे कि अगर उचित स्तनपान नहीं होता है तो उसकी वजह से प्रतिवर्ष लाखों बच्चों की मौत हो जाती है।
अब इसके लाभ की बात करें कि इसमें क्या क्या लाभ होता है, तो ब्रेस्ट फीडिंग जो होता है वो शिशु को अनेक इन्फेक्शन से बचाता है। और ये जो माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध जिसे हम कोलेस्ट्रम के नाम से जानते हैं, ये अत्यधिक संक्रमण रोधी होता है, मतलब संक्रामक बीमारियों से बचाता है। ब्रेस्ट मिल्क में पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडीज जो होती है वो उत्पन्न होती है, पाई जाती है, जैसे कि इम्यूनोग्लोबिन ए, आप लोगों ने सुना होगा IgA इसमें प्रेजेंट होता है, जो शिशुओं को आंतों तथा श्वसन संबंधी अनेक संक्रमणों से बचाता है। ब्रेस्ट मिल्क में पाया जाने वाला जो लैक्टोबिलम इकोलाई का दमन सप्रेशन करता है, उसको लैक्टोबिलम विफाइड्स जीवाणुओं की वृद्धि को भी रोकता है। ब्रेस्ट मिल्क में शिशु को रिकेट्स तथा स्कर्वी जैसी बीमारियों से भी बचाता है। तो ये सब होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग के लाभ। अगर आर्थिक लाभ की बात करें तो माँ का दूध फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसमें किसी भी पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। इसके अलावा यह बच्चे को कुपोषण तथा अनेक इन्फेक्शन से बचाता है, जो कि एक प्रकार का आर्थिक लाभ होता है। आसानी से उपलब्ध हो जाता है। ब्रेस्ट मिल्क में शिशु के लिए आसानी से तथा हमेशा उपलब्ध होने वाला आहार है। यह पूरी तरीके से विसंक्रमित रहता है और ताज़ा होता है। इस दूध को शिशु को सीधे ही पिलाया जा सकता है। और मनोवैज्ञानिक लाभ की बात करें तो ब्रेस्ट फीडिंग माँ एवं उसकी शिशु के मध्य इमोशनल बॉन्ड को स्थापित करता है। यह शिशु एवं माता के मध्य एक अच्छे रिश्ते बनाने में सहायक होता है तथा शिशु में व्यवहारिक समस्याएं उत्पन्न होने की संभावना भी कम रहती हैं इसकी वजह से। अच्छा, सिंटोसिन इंजेक्शन की बात करें तो सिंटोसिन जो इंजेक्शन होता है ये लगाया जाता है डिलीवरी के टाइम पे, ठीक है। तो जो सिंटोसिन इंजेक्शन होता है ये गर्भवती महिला में तब लगाया जाता है रक्तस्राव को रोकने के लिए, जैसे कि जब डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद लगाया जाता है रक्तस्राव को रोकने के लिए। गर्भाशय संकुचन होता है जिसकी वजह से PPH कंडीशन नहीं होता है, और प्रसव पीड़ा को स्टार्ट करने के लिए भी इसको लगाया जाता है सिंटोसिन इंजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल मासिक चक्र क्या होता है, तो इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं कि ये क्या होता है। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो प्रत्येक महिला में रिप्रोडक्टिव एज जो कि 13 से 45 के दौरान 26 से 30 दिनों के अंतराल पर यूट्रस से श्लेष्मा, जिसको हम म्यूकस के नाम से जानते हैं, तथा अन्य पदार्थों से मिश्रित रक्त का वेजाइना से होते हुए स्राव होना ही ऋतुस्राव कहलाता है या मासिक चक्र कहलाता है। इसे हम रजोधर्म के नाम से भी जानते हैं। इसकी जो अवधि होती है वो 3 से 5 दिन तक होती है। एक महिला को जीवन में प्रथम बार आने वाले जो मासिक धर्म होते हैं उनको हम मिनार्की कहते हैं, तथा जो 45 से 50 की उम्र में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है अपने आप बंद होने लगता है तो इसको हम मेनोपॉज के नाम से जानते हैं। एक महिला में मासिक धर्म के प्रारंभ होने से लेकर दूसरे मासिक धर्म के प्रारंभ होने वाले के मध्य की जो अवधि होती है उसी को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। सामान्यतः यह 26 से 30 दिन की होती है। एक महिला में मेंस्ट्रुएशन प्यूबर्टी से लेकर मेनोपॉज तक की समय अवधि में मंथली होती है, हर मंथ पे यह आती है। इस प्रक्रिया में जो क्या होता है कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित 2 हार्मोन्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक FSH होता है और एक LH होता है। FSH का फुल फॉर्म होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह ओवरी में ओवेरियन फॉलिकल के मेंस्ट्रुएशन तथा एस्ट्रोजन नामक हार्मोन के सिक्रेशन में सहायक होता है। और जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है यह हार्मोन ओवुलेशन की प्रक्रिया को तेज करता है तथा यह कार्पस ल्यूटियम जो होता है उसके विकास में भी सहायक होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो 4 स्टेज होती हैं, एक प्रोलिफरेटिव फेज होता है, एक सिक्रेटरी फेज होता है, एक प्री मेंस्ट्रुअल फेज होता है तथा जो चौथा होता है वो मेंस्ट्रुअल फेज होता है। तो जो प्रोलिफरेटिव फेज होता है यह अवस्था मेंस्ट्रुएशन की समाप्ति के साथ ही प्रारंभ हो जाती है तथा ओवुलेशन होने के साथ ही समाप्त हो जाती है। जो मेंस्ट्रुएशन की समाप्ति के साथ यह स्टार्ट होती है तथा ओवुलेशन होने के साथ ही ये समाप्त हो जाती है। सामान्यतः जो इस अवस्था की अवधि होती है वो 9 से 10 दिन की होती है। जैसे कि 5 से 6वें दिन, आप इतना जानिए कि इसकी जो
अवधि होती है वो 9 से 10 दिन तक होती है। बहुत ज़्यादा लिखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, 5 नंबर का ही आपको लिखना है। सिक्रेटरी फेज जो होता है वो मासिक चक्र की यह अवस्था ओवुलेशन के तुरंत पश्चात प्रारंभ हो जाती है तथा मेंस्ट्रुएशन के लगभग 2 दिन पहले ये समाप्त हो जाती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यह अवस्था मासिक चक्र के 15वें दिन से लेकर लगभग 26वें दिन तक पाई जाती है। जो प्री मेंस्ट्रुअल फेज होता है ये मेंस्ट्रुएशन की यह अवस्था ऋतुस्राव प्रारंभ होने के लगभग 2 दिन पहले अर्थात मेंस्ट्रुअल साइकिल के 27वें तथा 28वें दिन पाई जाती है। मेंस्ट्रुअल फेज जो होता है यह अवस्था, इस अवस्था के दौरान क्या होता है कि वेजाइना से ब्लीडिंग होती है तथा इसकी अवधि 3 से 5 दिन तक होती है। मासिक चक्र के जो 14वें दिन ओवुलेशन के दौरान ये स्वतंत्र हुए ओवम का जो क्या करता है कि निषेचन नहीं होने पर कार्पस ल्यूटियम डिसइग्रेशन प्रारंभ हो जाता है। जैसे कि बेसिकली इसीलिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है वो आता है कि जो ओवम बना रहता है उसमें स्पर्म आकर एंटर करे और उसके बाद क्या हो कि फर्टिलाइजेशन हो। बट ऐसा जब नहीं होता है तो वो जितने भी प्रोडक्ट बने रहते हैं वो सब वेजाइना के थ्रू बाहर आउट होने लगते हैं। तो ये हो गया हमारा आज का वीडियो। हमने जिसमें देखा कि 5 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं इसमें 6 क्वेश्चन थे जिसमें से कि आपको 5 ही क्वेश्चन लिखने होते हैं। जैसे कि लिखा है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो आपको 5 क्वेश्चन इसमें से आते हो उसी को आपको लिखना होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लॉन्ग टाइप वाला क्वेश्चन को भी देखेंगे। इसी तरीके से हम सारे जितने भी मॉडल पेपर हैं उनको सॉल्व करवा देंगे और 100% यकीन मानिए कि अगर आप मॉडल पेपर देख लेते हैं तो आपका जो भी जितना भी क्वेश्चन रहेगा सब इसी से फंसेगा। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।